ये एक बहुत सुखद संयोग था कि महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी एक ही साल में दोनों का जन्म हुआ। और उस लिहाज से ये कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी दोनों की 150वीं जयंती है। तो हम लोग इसको बापू 150 के नाम से मना रहे हैं। अगर हम ये कहें कि महात्मा गांधी अपने बचपन में, अपने युवा में, उनमें कोई चमत्कार नहीं था। अक्सर आप देखेंगे जितनी भी महान विभूतियां हुई हैं, विवेकानंद जी हुए हों, रामकृष्ण परमहंस हुए हों, ये मदर टेरेसा हुई हों या बाबा आमटे हुए हों, विनोबा जी हुए हों, ये एक बहुत गलत परंपरा है कि उनके कुछ अनुयायी उनके बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के ये कहने लगते हैं, अरे वो तो जन्म के समय ही चमत्कारी व्यक्ति थे, बचपन में ही बहुत चमत्कारी थे। इससे हम एक तरह से उनके विचार का नुकसान करते हैं। नुकसान ये करते हैं कि आने वाली पीढ़ी ये मानने लगती है कि वो तो चमत्कारी थे, तो इसलिए हम तो उनके जैसे नहीं हो सकते। लेकिन हम सब लोग ये मानते हैं कि गांधी बचपन में बिल्कुल चमत्कारिक नहीं थे। वो बिल्कुल आम साधारण बच्चों की तरह थे। ऐसा भी नहीं था कि वो अपनी क्लास में टॉप में आते थे, बल्कि एक दो उदाहरण ऐसे हुए कि एक दो विषयों में वो फेल भी हुए। लेकिन अगर हम देखेंगे कि बचपन से लेकर अपने अंतिम सांस तक गांधी में हम एक क्रमिक विकास पाएंगे, व्यक्तित्व का विकास पाएंगे, विचारों का विकास पाएंगे। आप देखिए, जब गांधी इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करने गए, उस समय उनके मन में कहीं देश सेवा का या कहीं समाज सेवा की कोई ऐसी भावना नहीं थी जिसमें हम आज ये कहें कि वो तो शुरू से ही ऐसा करना चाहते थे। उन्होंने खुद लिखा है अपनी जीवनी में, सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, लगभग भारत ही नहीं और विदेशों की सभी भाषाओं में ये जीवनी उनकी अपने शब्दों में अनुवादित होके आ चुकी है। आपके ग्रंथालय में भी ये जरूर होगी जगह जगह। आप उसमें देखिए, उन्होंने खुद कहा है कि मैं बिल्कुल एक आम साधारण विद्यार्थी था, बल्कि आम साधारण से भी गया गुजरा, क्योंकि वो कहते हैं मुझे अंधेरे में जाने में डर लगता था और मैं बहुत कमजोर दुबला पतला था। तो इसलिए कुछ मेरे मित्रों ने कहा कि मोहन, तुम तो इतने कमजोर हो, तुम मांस खाना शुरू करो, अदरवाइज तुम तो दुबले पतले रह जाओगे और तुम किससे तुम झगड़ा करोगे, अंग्रेजों से तो बिल्कुल तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे। और उन्होंने अपनी कमियां भी उसमें लिखी हैं कि मैंने एक मित्र के बहकावे में आके मांस खाने की कोशिश की और घर वालों को नहीं बताया, लेकिन बाद में उनको ये एहसास हुआ कि ये वो गलत कर रहे हैं। अगर हमारे विचार में ही किसी के प्रति अहिंसा आ गई, चाहे वो हमारा साथी है या हमारा कोई परिजन है या हमारा एकदम अजनबी हमसे है, कि अरे उस आदमी को तो मैं देख लूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, यही भावना अगर हमारे मन में आ गई तो ये भी अहिंसा है, ये भी हिंसा है। हमें उससे भी बचना है। फिर दूसरी अहिंसा आती है जब हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना आई, हिंसा आई, तो हम क्या करेंगे, उसे अपशब्द बोलेंगे, हम उसे गाली देंगे। ये हमारे वचन बोलने में हिंसा आ जाएगी, इसको भी हमको रोकना है, ये गांधी कहते थे। और तीसरा वो कहते थे हमारे कर्म में हिंसा। बात बात में, छोटी छोटी गलतियों में हम बात करते हैं, इसका तो मैं कैरियर बर्बाद कर दूंगा, इसको तो मैं ऐसी चार्जशीट इशू करूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा, इसको तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि ये मुझे आजीवन नहीं भूलेगा, इसके बच्चे भी नहीं भूलेंगे। तो ये हमारे कर्म की हिंसा है। तो गांधी जी का जो पूरा जीवन दर्शन है वो सत्य और अहिंसा के दो मानवीय और नैतिक मूल्यों पे टिका हुआ था। इसी को हम बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो इसको हम दो स्तर पर बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः हम बात करते हैं अपनी अहिंसा की,
कि व्यक्तिगत रूप से मैं खुद अहिंसक रहूंगा, मैं किसी के प्रति हिंसा नहीं करूंगा। गांधी जी उसके आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि इस अहिंसा के नैतिक मूल्य को हम अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी उतार सकते हैं। हम इसे सामूहिक रूप में भी आत्मसात कर सकते हैं। इसका सबसे पहला प्रयोग उन्होंने किया अपने आश्रम में, जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका प्रवास में फेनिक्स आश्रम बनाया था और बाद में टोलस्टॉय फॉर्म बनाया था। तो वहां उन्होंने नियम बनाया कि जितने भी आश्रमवासी और उनके परिवार के सदस्य वहां रहेंगे, वो सब सामूहिक रूप से भी सत्य और अहिंसा का पालन करेंगे। फिर उन्होंने जब दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के ऊपर जो रंग भेद की नीति के आधार पर जो अत्याचार हो रहे थे, उस समय दक्षिण अफ्रीका की, वहां भी ब्रिटिश शासन था, वो अत्याचार कर रही थी, उसके विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। वहां भी उन्होंने, सत्याग्रह तो नाम रहा, सत्य तो इसलिए कि ब्रिटिशर्स अत्याचार कर रहे हैं, ये एक सत्य है, और हम उनसे ये आग्रह करेंगे कि भाई आप हम लोगों के ऊपर केवल भारतीय होने के नाते अत्याचार मत करो, हमारे ऊपर भी वही कानून लागू करो जो आप गोरे लोगों के ऊपर करते हैं, ब्रिटिशर्स के ऊपर करते हैं। केवल ये मांग उनकी थी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस सत्य का आग्रह करते हुए, सत्याग्रह करते हुए हम हिंसक नहीं होंगे। अक्सर ये होता है, आप भी देखते हैं कि कोई भी छोटा सा आंदोलन शुरू होता है, उसकी शुरुआत अहिंसक आंदोलन के रूप में होती है, लेकिन 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद हम देखते हैं कि वो हिंसक होने लगता है, तोड़-फोड़ होने लगती है। तो गांधी जी ने कहा कि हम अहिंसक आंदोलन करेंगे, और भले ही सामने वाले यानी कि ब्रिटिश सरकार उस समय हमारे ऊपर हिंसा करे, वो हमारे ऊपर लाठियां बरसाए, वो हमारे ऊपर तोप के गोले बरसाए, लेकिन हम पलटकर पत्थर भी नहीं मारेंगे, हम अहिंसक नहीं होंगे। तो ये सत्य और अहिंसा का आंदोलन के रूप में, सामूहिक रूप में, सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में, ये पहला एक विश्व में उदाहरण था जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किया था। तेरे मातम में शामिल हैं ज़मीनों आसमां वाले, तेरे मातम में शामिल हैं ज़मीनों आसमां वाले, अहिंसा के पुजारी सोग में हैं तो जहां वाले। तेरा अरमान पूरा होगा ऐ अमनो अमा वाले, तेरे झंडे के नीचे आएंगे सारे जहां वाले। मेरे बूढ़े बहादुर इस बुढ़ापे में जवां मर्दी, मेरे बूढ़े बहादुर इस बुढ़ापे में जवां मर्दी, निशा गोली के सीने पर है गोली के निशा वाले। निशा है गोलियों के या खिले हैं फूल सीने पर, निशा है गोलियों के या खिले हैं फूल सीने पर। उसी को मार डाला जिसने सर ऊंचा किया सबका, उसी को मार डाला जिसने सर ऊंचा किया सबका। न क्यों गैरत से सर नीचा करे हिंदुस्तान वाले। मेरे गांधी जमी वालों ने तेरी कद्र जब कम की, मेरे गांधी जमी वालों ने तेरी कद्र जब कम की, उठाकर ले गए तुझको जमी से आसमां वाले। जमी पर जिनका मातम है फलक पर धूम है उनकी, जमी पर जिनका मातम है फलक पर धूम है उनकी। जरा सी देर में देखो कहां पहुंचे कहां वाले, पहुंचता धूम से मंजिल पे अपना कारवां अब तक, पहुंचता धूम से मंजिल पे अपना कारवां अब तक। अगर दुश्मन न होते कारवां के कारवां वाले, सुनेगा ऐ नजीर अब कौन मजलूमों की फरियादें, सुनेगा ऐ नजीर अब कौन मजलूमों की फरियादें। फुगा लेकर कहां जाएंगे अब आहो फुगा वाले, फुगा लेकर कहां जाएंगे अब आहो फुगा वाले। नजीर अकबराबादी की यह नज्म
जिसे उन्होंने लिखा जब महात्मा गांधी इस फानी दुनिया को रुखसत कहकर यहां से चले गए। आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर का दिन हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए बहुत खास दिन रहता है, क्योंकि आज ही के दिन हमें महात्मा गांधी मिले थे। वो महात्मा गांधी जिन्होंने हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराया। आइए आज 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी को याद करते हुए उन्हीं की आत्मकथा के कुछ संस्पर्श आपके साथ साझा करते हैं। आइडियल ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी आइडिया मुंबई की जानिब से आइडिया के इस पेशकश में, जिसका नाम है दास्ताने महात्मा। जान पड़ता है गांधी कुटुंब पहले पंसारी का धंधा किया करता था, लेकिन पिछली 3 पीढ़ियों से वो दीवानगिरी का काम करने लगा। ओता गांधी अथवा उत्तम चंद गांधी टेक वाले थे। किसी राजनीतिक खटपट के कारण उन्हें पोरबंदर छोड़ना पड़ा और उन्होंने जूनागढ़ में शरण ली। जूनागढ़ में उन्होंने किसी नवाब को बाएं हाथ से सलाम किया। जब उनसे इस अविनय का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब, दाहिना हाथ तो कब का पोरबंदर को अर्पित कर चुका हूं। ओता गांधी के एक के पीछे एक 2 विवाह हुए। पहले विवाह से 4 पुत्र और दूसरे से 2। गांधी जी जब अपने बचपन को याद करते हैं तो लिखते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि ये भाई सौतेले थे। भाइयों में आपस में इतना प्रेम था। इन भाइयों में 5वें नंबर पे थे करमचंद गांधी अथवा काबा गांधी, जो गांधी जी के पिता थे, और सबसे छोटे थे तुलसीदास गांधी। इन दोनों भाइयों ने भी बारी बारी से पोरबंदर में दीवानगिरी की। काबा गांधी के भी एक के पीछे एक कुल 4 विवाह हुए। पहली 2 पत्नियों से उन्हें एक एक कन्या हुई और आखिरी पत्नी पुतलीबाई से 2 बेटियां और 3 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम बापू या महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। करमचंद गांधी को याद करते हुए महात्मा गांधी अपनी जीवनी में लिखते हैं कि उनके पिता के बारे में घर में और घर से बाहर यही राय थी लोगों की कि वो रिश्वतखोरी से दूर भागते थे, सत्य वचन बोलते थे, सत्य प्रिय थे, शूर थे। और उन्हें याद करते हुए वो ये कहते हैं कि उन्होंने कभी धन संचय नहीं किया। इसी वजह से अपने पुत्रों के लिए बहुत कम संपत्ति छोड़कर गए। अपने पिता को याद करते हुए महात्मा गांधी कहते हैं कि उनके पिता को शिक्षा बहुत कम मिली। गुजराती माध्यम की 5वीं की पुस्तक में जितना ज्ञान होता है इतनी ही शिक्षा उन्हें मिली होगी, लेकिन उनकी सहज बुद्धि बहुत तीव्र थी। उन्हें बातों का अच्छा ज्ञान था, जिसकी वजह से बारीक मसले बड़ी आसानी से हल कर लिया करते थे। 1000 आदमियों से काम लेने में भी उन्हें कभी कोई दिक्कत पेश ना आती थी। वो 1925 संवत की भादोवदी बारस के दिन अर्थात 2 अक्टूबर सन 1869 को महात्मा गांधी का जन्म इन माता पिता के घर पोरबंदर में हुआ। उनका बचपन पोरबंदर में ही बीता। अपनी आरंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही हुई, लेकिन वहाँ की कुछ यादें बहुत अच्छी तरह से महात्मा गांधी लिखते हैं कि उन्हें याद नहीं। इतना अवश्य याद है कि वहाँ पे कुछ पहाड़े उन्होंने याद किए और अपने अन्य स्कूल के साथियों के साथ मास्टर जी को गाली देना सीख लिया। उस बात को याद करते हुए वो लिखते हैं कि वो स्मृति उन कच्चे पक्के पापड़ों की तरह ही थी, जिस तरह वो कहते हैं कि इकड़े एक पापड़ शेक, पापड़ कच्चो, खाली स्थान मारो खाली स्थान। इस पहले खाली स्थान में मास्टर जी का नाम हुआ करता था, जिनका नाम महात्मा गांधी को याद होने के बावजूद वो लिखते हैं कि उस नाम का जिक्र करके वो अपने मास्टर जी को अमर नहीं करना चाहते। और दूसरे खाली स्थान में उस मास्टर पर छोड़ी जाने वाली गाली हुआ करती थी, जिसे भरने की आवश्यकता नहीं।
खैर, इसके कुछ दिनों के उपरांत उनके पिताजी पोरबंदर से राजकोट चले गए और महात्मा गांधी भी उनके साथ राजकोट जा पहुंचे। तब महात्मा गांधी की उम्र कोई 7 वर्ष की रही होगी। इसके आगे की शिक्षा राजकोट में हुई और हाई स्कूल में पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी की उम्र 12 वर्ष की हो गई। हाई स्कूल की पहली ही कक्षा में एक दफा स्कूल मास्टर को ये बात पता चली कि मिस्टर जॉयल्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं वो उनकी कक्षा का परीक्षण निरीक्षण करने के लिए आने वाले हैं। वहां मिस्टर जॉयल्स ने सभी बच्चों को अंग्रेजी के 5-5 शब्द लिखने के लिए दिए, जिनमें से एक शब्द केटल था। गांधी जी ने उसके हिज्जे गलत लगाए थे। वहां टहलते हुए उनके मास्टर जी ने उन्हें अपने बूट के नोक से इशारा करते हुए कहा कि वो बाजू वाले बच्चे की तख्ती से हिज्जे देखकर हिज्जे ठीक कर ले। लेकिन गांधी जी को ये बात समझ में ही ना आई। भाई, वो तो यही समझते थे कि मास्टर जी घूम घूम कर ये देख रहे हैं कि बच्चे दूसरे बच्चों की तख्ती से देखकर नकल न करें। परिणाम ये हुआ कि सभी बच्चों के 5 में से 5 शब्द सही निकले और केवल एक अकेले गांधी जी मूर्ख ठहराए गए। बाद में मास्टर जी ने उन्हें ये बात समझाई, लेकिन गांधी जी ये बात कहाँ समझने वाले थे। वो लिखते हैं कि उन्हें कभी भी अपने बाजू वाले बच्चे की तख्ती से देखकर नकल करने का साहस ना हुआ, लेकिन इसके बावजूद उनके मन में अपने मास्टर जी के प्रति आदर ज्यों का त्यों बनाए रखा। वो लिखते हैं कि बचपन से ही दूसरों के अवगुण ना देखने का गुण उनमें था। आगे चलकर अपने इन मास्टर जी के और भी अवगुणों का पर्दा उन पर फाश हुआ, लेकिन बावजूद इसके गांधी जी के मन में अपने मास्टर जी के प्रति आदर हमेशा बना रहा। गांधी जी बहुत शर्मीले स्वभाव के थे। अपने काम से काम रखा करते, घंटी बजने पर स्कूल पहुंच जाते और छुट्टी की घंटी बजते ही पाठशाला से वापस अपने घर की तरफ भागते। अपनी आत्मकथा में गांधी जी लिखते हैं कि उन्होंने जानबूझकर भागते शब्द का प्रयोग किया है। चूंकि वो बहुत अधिक शर्मीले स्वभाव के थे, उन्हें ये डर सताया करता था कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए पाठशाला की छुट्टी होते ही वो सीधे अपने घर पहुंच जाते। दूसरा कारण ये कि वो अपने पिता की सेवा करना पसंद करते थे। उन्हीं दिनों की 2 और बातों को याद करते हुए गांधी जी बताते हैं कि हमेशा से वो पढ़ाई लिखाई में मध्यम श्रेणी के ही रहे। अपने पाठशाला का कार्य पूरा कर लेते, केवल इसलिए कि जो काम कहा गया है वो किया जाना चाहिए, शिक्षकों की इज्जत की जानी चाहिए, उलाहना सही नहीं जाती। इसी वजह से मजबूरन वो अपना कार्य पूरा करते थे, लेकिन अक्सर सबक कच्चा रह जाता। ऐसी अवस्था में अपने पाठशाला की पुस्तकों के अलावा कुछ और पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन न जाने कैसे गांधी जी की नजर उनके पिता द्वारा लाई गई एक छोटी सी पुस्तक पर पड़ी। पुस्तक का नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। पुस्तक अच्छी लगी, गांधी जी ने उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया और एक ही बैठक में पूरी पुस्तक पढ़ डाली। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले घर घर घूमा करते थे। ऐसे ही किसी शीशे में गांधी जी ने श्रवण का एक चित्र देखा, जिसमें श्रवण अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर दर्शनों के लिए लिए चला जा रहा है। इसका बहुत गहरा प्रभाव गांधी जी के मस्तिष्क पर पड़ा। उन्हें ये इच्छा हुई कि वो भी अपने माता पिता की श्रवण की ही तरह सेवा करें। उन्हीं दिनों एक नाटक कंपनी कुछ नाटक खेलने के लिए उनके घर के पास आई थी। नाटक देखने की उन्हें इजाजत मिल गई। वो नाटक देखने पहुंचे। हरिश्चंद्र का आख्यान था। उस नाटक का इतना गहरा प्रभाव गांधी जी के मस्तिष्क पर पड़ा कि वो उसे भुलाए न भूलते थे। बार बार उस नाटक को देखने की इच्छा होती, लेकिन बार बार नाटक देखने की इजाजत कैसे मिल सकती थी। लेकिन फिर भी गांधी जी लिखते हैं कि उन्होंने अपने ही मन में इस नाटक को कई बार देखा। इसका बहुत गहरा प्रभाव उन पर पड़ा। उन्हें लगता था कि हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी, वैसी विपत्तियों से जूझते हुए सत्य पर कायम रहना ही जीवन है। अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए गांधी जी लिखते हैं
कि एक दफ़ा पहली अथवा दूसरी कक्षा में उन्हें मार खानी पड़ी। दुख उन्हें इस बात का नहीं कि उन्हें मार खानी पड़ी, बल्कि अफसोस इस बात का रहा कि वो झूठे साबित हुए और उनके पास खुद को सच्चा साबित करने का कोई उपाय न था। इसके अलावा अपने हाई स्कूल के दिनों को याद करते हुए वो लिखते हैं कि उनके हाई स्कूल में दोराब जी ऐदल जी गिमी हेडमास्टर थे, जो अत्यंत लोकप्रिय थे क्योंकि वो विद्यार्थी प्रेमी थे, नियम से काम करते थे, शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान रखते थे। वो बहुत कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट थे और वो चाहते थे कि बच्चे नियमित रूप से कसरत किया करें। इसलिए हाई स्कूल में सभी बच्चों के लिए कसरत, व्यायाम और क्रिकेट उन्होंने अनिवार्य कर दिया था। ये तीनों ही चीज़ें गांधी जी के रुचि के विरुद्ध थी। इसके पीछे गांधी जी का शर्मीला स्वभाव एक बहुत बड़ा कारण था। गांधी जी तो स्कूल खत्म होते ही अपने घर की राह लेते थे, लेकिन गिमी साहब ये बातें कहाँ मानने वाले थे। गांधी जी ने उनसे निवेदन किया कि उन्हें अपने पिता की सेवा करनी है, इसलिए वो स्कूल के बाद तुरंत अपने घर वापस जाना चाहते हैं। लेकिन हेडमास्टर गिमी साहब राजी नहीं हुए और तो और एक दफ़ा गांधी जी को जुर्माना तक देना पड़ा। उसका कारण ये था कि स्कूल सुबह का था और 4 बजे कसरत का समय नियत किया गया था। उस दिन आसमान बादलों से घिरा हुआ था। गांधी जी बादलों से धोखा खा गए, घड़ी उनके पास थी नहीं और जब वो मैदान में पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी और सभी बच्चे घर जा चुके थे। अगले रोज जब हेडमास्टर गिमी ने अटेंडेंस देखी तो गांधी जी गैर हाजिर पाए गए। उन्होंने गांधी जी पर जुर्माना लगा दिया। गांधी जी मन महसूस कर रह गए। जब हेडमास्टर गिमी ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने उन्हें सत्य बताया, लेकिन अपने सत्य को साबित करने का कोई तरीका गांधी जी के पास नहीं था। गांधी जी लिखते हैं कि ये उनकी पहली और आखिरी भूल थी। वो लिखते हैं कि सत्य बोलने वाले को कभी गफलत नहीं करनी चाहिए। हालांकि आगे वो लिखते हैं कि उन्हें हल्की हल्की स्मृति इस तरह से है कि शायद वो इस जुर्माने को माफ करवाने में कामयाब रहे। फिर उन्होंने अपने पिताजी से एक पत्र लिया। उनके पिता ने पत्र में हेडमास्टर गिमी से निवेदन किया कि स्कूल के समय के पश्चात वो गांधी जी की सेवाएं अपने लिए चाहते हैं और इस तरह गांधी जी को व्यायाम और कसरत से छुट्टी मिल गई। हालांकि आगे चलकर गांधी जी ने इस बात को महसूस किया कि शारीरिक शिक्षा और व्यायाम का मानसिक शिक्षा के साथ बहुत घनिष्ठता का संबंध है। व्यायाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हालांकि गांधी जी कहते हैं कि इसका दुष्परिणाम उन्हें नहीं भोगना पड़ा, क्योंकि बचपन में ही उन्होंने किसी किताब में ये पढ़ लिया था कि खुली हवा में सैर अवश्य करनी चाहिए। ये बात उन्हें भा गई, ये उनके मन के अनुरूप थी और इसलिए वो खुली हवा में लंबे लंबे रास्ते पर सैर पर निकल जाते। इसलिए व्यायाम या कसरत ना करने के बावजूद उनका बदन गठीला बना रहा। एक और बात याद करते हुए गांधी जी लिखते हैं कि बचपन में उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा कि अक्षरों पर उन्हें ध्यान देना चाहिए था। हाई स्कूल के दिनों को याद करते हुए गांधी जी लिखते हैं कि चूंकि वो बेहद शर्मीले स्वभाव के थे, उनके कोई भी विश्वासपात्र मित्र नहीं थे। हाँ, 2 मित्रों को अवश्य वो याद करते हैं और लिखते हैं कि उनसे मित्रता बारी बारी हुई। पहले मित्र ने गांधी जी को नहीं छोड़ा, बल्कि गांधी जी ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने दूसरे मित्र से मित्रता की। ये जो दूसरे मित्र थे, ये दरअसल उनके मंझले भाई साहब के मित्र थे। उनमें कई अवगुण थे और ये अवगुण गांधी जी को भी नजर आते थे। इनसे गांधी जी की मित्रता उनकी पत्नी को, उनके काका भाई को और उनकी माताजी को भी पसंद नहीं थी। लेकिन पत्नी को नापसंद होने पे गांधी जी कहाँ मानने वाले थे। गांधी जी मर्द थे, पुरुष थे। हाँ, माताजी और भाई साहब को उन्होंने ये कहकर समझा दिया कि आप उसके अवगुणों को देखते हैं, उसके गुण आपको दिखाई नहीं देते। भाई, मैं अपने मित्र के साथ मित्रता उसका सुधारक बनने के लिए कर रहा हूँ। आप देखिएगा, वो अगर इन अवगुणों को छोड़ दे तो बहुत अच्छा आदमी बनकर निकल के आएगा। गांधी जी लिखते हैं कि उनकी माताजी और उनके भाई साहब को उनकी इस बात पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने गांधी जी को उनकी राह जाने दिया।
नतीजा ये हुआ कि उनके इस मित्र ने उन्हें मांसाहार करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि देखो, मैं कितना हष्ट-पुष्ट, कितना तगड़ा, कितना बलशाली हूँ। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मैं मांसाहार करता हूँ। अंग्रेज हम पर राज करते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि सभी अंग्रेज मांसाहार करते हैं और हम लोग राज्य की तरह, प्रजा की तरह उनसे दबकर इसलिए रहते हैं क्योंकि हम मांसाहार नहीं करते। फिर बहुत सारे नामों का उदाहरण गांधी जी को दिया गया। बहुत सारे प्राचार्य, आचार्य, स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का उदाहरण नाम ले लेकर गांधी जी को दिया गया कि देखो, फलाने जो शिक्षक हैं वो मांसाहार करते हैं, मद्य सेवन करते हैं और इसलिए वो इतने बहादुर हैं, इतने वीर हैं। गांधी जी कहते हैं कि जो बात हम में नहीं होती उसे दूसरों में देखकर हम उससे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। गांधी जी डील डॉल में जरा कमजोर थे, बहुत तेज दौड़ नहीं पाते थे और ये जो मित्र थे ये बहुत तेजी से दौड़ लेते थे, ऊंची ऊंची लंबी लंबी छलांगे लगा लेते थे। नतीजा ये हुआ कि गांधी जी को ये लगा कि अवश्य मांसाहार करने से इसका कोई ना कोई संबंध है। गांधी जी के मन पर इस बात का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि गुजरात में और खास करके जिस प्रांत में गांधी जी रहा करते थे, जिस वैष्णव परिवार से वो आते थे, वहां पर मांसाहार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि क्यों ना मांसाहार का सहारा लेकर अंग्रेजों को हराया जाए, अपने देश को स्वतंत्र किया जाए। इस विचार के साथ उन्होंने मांसाहार करने का निश्चय लिया। अपने इस मित्र के साथ मांसाहार करने की तारीख तय की गई। मांसाहार करने के लिए एक जगह का चुनाव किया गया और नियत दिन और समय पर एक नदी के किनारे छिपकर जाकर बैठ गए। आसपास सब तरफ देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा और फिर अपने जीवन में कभी ना देखी गई चीज उन्होंने देखी, मांस का टुकड़ा और साथ में एक डबल रोटी। गांधी जी ने हिम्मत करके अपने देश का उद्धार करने और हित के विचार से उस मांस के टुकड़े को अपने मुंह में रखा, लेकिन उन्हें कई होने लगे, उल्टियां करने लगे और वहां से भाग खड़े हुए। खैर, ये तो उस वक्त की बात है जब गांधी जी की उम्र कोई 12 या 13 वर्ष की रही होगी। इससे भी ज्यादा बड़ी गलती गांधी जी उस वक्त की मानते हैं जब उनकी उम्र कोई 15 वर्ष की थी। उनके जो मंझले भाई थे उन पर कुछ कर्ज था, कोई 20-25 रुपए का कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए उनके भाई साहब के हाथ में पड़ा हुआ मोटा सोने का कड़ा कटवाया गया। उसमें से 1 आध तोला निकाल लेना कोई बड़ी बात न थी। वो 1 तोला उनके सोने के कड़े में से काट कर निकाल लिया गया और उस कर्ज को अदा कर दिया गया। लेकिन उस झूठ का बोझ गांधी जी पर बहुत भारी था। उन्हें नींद नहीं आती थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने पिता से सारी बात कह दी जाए। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि उनके पिताजी क्रोधित हो जाएंगे या उन्हें मारेंगे पीटेंगे, बल्कि गांधी जी लिखते हैं कि उन्हें ऐसा एक भी वाकया याद नहीं आता जब उनके पिता ने उनके किसी भी भाई पर कभी भी हाथ उठाया हो। लेकिन उनके पिताजी ये बात जानकर बहुत दुखी होंगे। इस बात को सोचकर गांधी जी को बहुत डर लगता था। अपने पिता के सम्मुख कई बार जाने की कोशिश की, लेकिन जाने की हिम्मत न पड़ती थी। फिर उन्होंने तय किया कि एक चिट्ठी लिखकर ये बात अपने पिताजी को बता दी जाए। एक चिट्ठी लिखी और जाकर अपने पिताजी के हाथों में सौंप दी। उनके पिताजी उस वक्त लेटकर आराम कर रहे थे। चिट्ठी अपने पिता को पकड़ाकर गांधी जी स्वयं उनके तख्त के सामने कुर्सी पर बैठ गए। पिताजी उठे, उन्होंने उस चिट्ठी को पढ़ा। आंखों से मोती की 2 बूंदें गिरी, चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें मूंदी और फिर चिट्ठी फाड़ डाली। मोती की बूंदें, उस प्रेम बाण ने गांधी जी को बेध डाला। वो शुद्ध बने। इस प्रेम को कोई अनुभवी ही समझ सकता है। गांधी जी के लिए ये अहिंसा का पदार्थ पाठ था। उस समय तो उसमें गांधी जी ने केवल पिता के प्रेम को ही देखा, लेकिन आगे चलकर उसे शुद्ध अहिंसा के नाम से पहचाना। ऐसी अहिंसा के व्यापक रूप धारण कर लेने पर उसके स्पर्श से आखिर कौन बच सकता है।
इसी अहिंसा ने आगे चलकर अंग्रेजों का भारत में, हमारे मुल्क में खात्मा कर दिया। साथियों, दास्तान महात्मा अगर चलती रहे तो न जाने कितने दिनों तक चले। इसे हम मुख्य रूप से 2 या 3 पड़ावों में बांटते हैं। ये वो पहला पड़ाव था जहां गांधी जी का परिचय उनके जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे बड़े हथियार अहिंसा से हुआ। अहिंसा का पदार्थ पाठ जो उन्होंने अपने पिता की आंखों में, उनकी आंखों से टपकते हुए आंसुओं में पाया, जिसे आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। इसके आगे गांधी जी के पिता की मृत्यु हुई, फिर उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई की, कॉलेज गए, कॉलेज के लिए उन्होंने अहमदाबाद में दाखिला लिया। ये सब बड़ी रोचक दास्तान है। इसके बाद वो किस तरह विलायत गए, विलायत जाने का तो सवाल दूर दूर तक नहीं पैदा होता था, लेकिन किस तरह से नियति को यही मंजूर था कि वो विलायत जाएं, किस तरह से वो विलायत गए, पहली दफा भारत को छोड़ा, पानी के जहाज में सवार हुए, किस तरह उन्होंने विलायत जाने की तैयारी की, उसके लिए उन्हें कितना लंबा इंतजार करना पड़ा। उन्होंने एक खास तौर पे सफेद रंग का कोट और पैंट सिलवाया जिसे पहनकर वो विलायत में उतरे। यहाँ से कुछ और तैयारी करके गए थे। पानी के जहाज में खुजली की बीमारी हो गई क्योंकि वो शर्मीले थे, डेक पे जाते नहीं थे, किसी से बातें करते नहीं थे, धूप में निकलते नहीं थे, विटामिन डी की कमी हो गई, खुजली हो गई। बाहर गए, मांसाहार ना करने की कसम खा के गए थे, अपनी माँ को वचन देकर गए थे, मदिरापान नहीं करेंगे। किस तरह से उन्होंने विलायत में अपने आप को एडजस्ट किया, वहाँ पे किस तरह से अपने वचनों का पालन किया। वहाँ से लौट कर आए, बम्बई पहुँचे, बम्बई में जाकर वकालत करनी चाहिए, लेकिन किस तरह से बमुश्किल उनको एक मुकदमा हासिल हुआ और उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए जब गए तो पैर कांपने लगे, चक्कर आने लगा, अदालत, वकील, मुल्जिम, जज सब घूमते हुए नजर आने लगे। ये एक एक दास्तान बहुत अनूठी दास्तान है। यह हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है, यह हमें जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। इन सभी बातों को हम अपने आने वाले भाग में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसे कितना भी तोड़ा जाए, कम से कम 2 या 3 भाग दास्ताने महात्मा मांगता है। उम्मीद करता हूं कि आपसे फिर मुलाकात होगी इसके अगले भाग में, जब हम गांधी जी के जीवनी से उनके आगे के जीवन के संस्पर्श आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।